हेलो स्टूडेंट, आज के डीब्रीफ सेशन में हम अपने सेकंड चैप्टर जो ज्योग्राफी का है, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स, उसको कंटिन्यू करेंगे। जैसा कि हमने पिछले डीब्रीफ सेशन में जो वीडियो आपने देखा था, उसमें आपको स्पीसीज़ के बारे में बताया गया था, जैसे एक्सटिंक्ट स्पीसीज़, एंडेमिक स्पीसीज़, एंडेंजर्ड स्पीसीज़, रेयर स्पीसीज़। उनके अंदर एक चीज़ खास थी, उसमें जो एंडेंजर्ड स्पीसीज़ हैं या रेयर स्पीसीज़ हैं, उनके उनके अंदर एक चीज़ कही गई थी कि अगर नेगेटिव फैक्टर्स कंटिन्यूसली नेगेटिव इम्पैक्ट डालते रहते हैं उन स्पीसीज़ पे, तो वो जल्द ही एक्सटिंक्ट या एंडेंजर्ड स्पीसीज़ में आ जाएंगी। हो सकता है कि वो स्पीसीज़ धरती से ख़त्म हो जाएं। तो इस चैप्टर में हम उन नेगेटिव फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का डीब्रीफ सेशन। तो सबसे पहले यहाँ पर एक पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा कि इंडिया एक बहुत ही बायोडाइवर्स कंट्री है। जैसा कि पिछले वीडियो में भी आपको बताया गया था, इंडिया के अंदर जो टोटल 17 कंट्रीज़ ऐसी हैं वर्ल्ड की जो मेगा डाइवर्स हैं, उनमें से इंडिया भी एक है। तो इसका मतलब ये है कि इंडिया में बहुत ज़्यादा स्पीसीज़ जो हैं नेचुरल वेजिटेशन की और वाइल्ड लाइफ की, यानी फ्लोरा की और फौना की पाई जाती हैं। इंडिया के अंदर अगर हम देखें तो 81,000 प्लस एनिमल स्पीसीज़ पाई जाती हैं और 47,000 प्लस प्लांट स्पीसीज़ पाई जाती हैं। और इन 47,000 प्लांट स्पीसीज़ में 15,000 प्लस एंडेमिक स्पीसीज़ हैं। एंडेमिक का मतलब है कि ये स्पीसीज़ भारत में ही पाई जाती हैं, क्योंकि एंडेमिक स्पीसीज़ वो स्पीसीज़ होती हैं जिनका जो किसी धरती के पर्टिकुलर एरिया में ही पाई जाती हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ डिप्लेशन। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ डिप्लेशन से मतलब यही है कि ये हम यहाँ पर उन फैक्टर्स की चर्चा करेंगे जो फैक्टर हमारी जो स्पीसीज़ हैं, जो प्लांट स्पीसीज़ और एनिमल स्पीसीज़ हैं, उनको ख़त्म करने में उन पर नेगेटिव इम्पैक्ट डालती हैं। तो पहला फैक्टर क्या है? यस, हम खुद हैं। फर्स्ट फैक्टर हम खुद हैं, जैसा कि पिछले वीडियो में भी बताया गया था। इट इज़ वी आवर सेल्व्स हु हैव डिप्लेटेड आवर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। आप देखते हैं कि हम जंगल काटते हैं, इंसान शिकार करता है, हमने कई सारे जानवरों को तो ख़त्म करके मार ही डाला है। कितने ही जंगल हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, इंडस्ट्रीज़ के लिए, या ह्यूमन सेटलमेंट के लिए, या डेवलपमेंट के नाम पे काटे हैं। कितनी ही जो बायोडाइवर्सिटी को हमने लॉस पहुंचाया है। तो पहला नेगेटिव फैक्टर ह्यूमन बीइंग है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग ने अपने फ़ायदे के लिए नेचर के साथ खिलवाड़ किया है और बहुत ज़्यादा नेचर को नुकसान पहुंचाया है। अगर हम सेकंड नेगेटिव फैक्टर की बात करें तो वो कॉलोनियल रूल है। जैसा कि आप सबको पता है कि भारत लगभग 200 साल तक ब्रिटेन के कंट्रोल में रहा। तो ब्रिटेन ने यहाँ पर क्या किया? ब्रिटेन ने यहाँ पे ट्रेन्स चलाई, शिप बिल्डिंग इंडस्ट्रीज़ यहाँ पर सेटअप की। उन्होंने अपने बहुत सारे जंगल उन्होंने काटे, क्योंकि पूरे इंडिया पे ब्रिटेन का कंट्रोल था, जैसा कि आपने 8th क्लास में इसके बारे में पढ़ा है। तो सेकंड फैक्टर है कॉलोनियल रूल। ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल, एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर, माइनिंग एंड रेलवे लेड टू लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो कॉलोनियल रूल के दौरान खेती के कारण, माइनिंग के लिए और रेलवे के लिए बहुत सारे जंगल काटे गए। जंगल जो है वो वाइल्ड लाइफ का घर होते हैं। तो जंगल कटने के कारण जहाँ एक तरफ नेचुरल वेजिटेशन के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा, दूसरी तरफ वाइल्ड लाइफ ख़त्म होने के कारण, जो वहाँ नेचुरल वेजिटेशन ख़त्म होने के कारण, जंगल कटने के कारण जो वाइल्ड लाइफ उस पर डिपेंड होती थी, वो वाइल्ड लाइफ भी, उसका भी नुकसान हुआ, वो भी ख़त्म होनी शुरू हो गई। थर्ड नेगेटिव फैक्टर अगर हम देखें तो है राइजिंग पॉपुलेशन। देखिए, जनसंख्या बहुत बढ़ रही है, तो जनसंख्या की नीड्स बहुत हैं। फूड है, हाउसिंग है, डेवलपमेंट है, प्रोजेक्ट्स हैं, कहीं सड़कें बनती होती हैं, आप देखते हैं।
तो कहीं पर रेलवे ट्रैक्स बिछ रही हैं, कहीं पर इंडस्ट्रीज़ लग रही हैं, कहीं पर शहर बस रहे हैं। तो जैसे कि आजकल हम टीवी में देखते हैं, कई बार न्यूज़ आती है कि देखो शहर में जो कोई खूंखार जानवर घुस आते हैं। तो मतलब क्या है कि वो क्यों आते हैं? क्योंकि हम उनके घर पे घुस गए। ह्यूमन बीइंग ने जंगलों को काट के अपने रहने के ठिकाने बनाए, शहर बसाए, गांव बसाए, खेती लायक ज़मीन बनाई। लेकिन अब जो हमारी वाइल्ड लाइफ है, उनके रहने के लिए जगह नहीं बची, तो हमने बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है। तो राइजिंग पॉपुलेशन हैज़ लेड टू द एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड विच हैज़ रिजल्टेड टू डिफॉरेस्टेशन। तो बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ी है, जिसके कारण जो फूड की नीड्स हैं या हाउसिंग की नीड्स हैं, अदर नीड्स हैं जो हमें नेचर से चाहिए, क्योंकि नेचर से मिलने वाली जो फॉरेस्ट है, वाइल्ड लाइफ है, वो हमारे लिए रिसोर्सेज ही हैं। तो हमने इस रिसोर्स को इतना ओवर एक्सप्लॉइट किया कि ये एक नेगेटिव फैक्टर हो गया, जिसने हमारी नेचुरल वेजिटेशन, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट डाला है। फोर्थ पॉइंट अगर हम देखें तो वो है लार्ज स्केल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जैसे कहीं पर कोई डैम बनाया जाता है, तो जब डैम बनता है तो वहाँ की डाइवर्सिटी, जो बायोडाइवर्सिटी, उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। सच एज डैम कंस्ट्रक्शन कॉज्ड इमेंस लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अब ये कैसे होता है कि जब कोई डैम बनता है तो डैम बनने के बाद वहाँ पर एक रिजर्वियर क्रिएट हो जाता है, जिसमें बहुत ज़्यादा एक बड़ी लेक बन जाती है, जिसके अंदर कई सारे एरियाज डूब जाते हैं, जिसमें एक तरफ जहाँ लोगों के हैबिटेट डूब जाते हैं, गांव डूब जाते हैं। गांव डूबने का मतलब है कि उस जगह की ज़मीन डूब जाती है, लोग नहीं डूबते, लोगों को तो निकाल दिया जाता है वहाँ से। वहाँ का जंगल डूब जाता है, वहाँ पर रहने वाली वाइल्ड लाइफ जो है उनका एरिया डूब जाता है, उनको भी अपनी वो जगह छोड़ के जाना पड़ता है, जिसके कारण उस एरिया का जो स्ट्रक्चर है, जो नेचुरल स्ट्रक्चर है, जो नेचर है वहाँ की, वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। फोर्थ पॉइंट है नेगेटिव फैक्टर जो है ओवर माइनिंग। देखो, हम ज़मीन से इंसान ने टेक्नोलॉजी का विकास किया और ये जान लिया कि किस पर्टिकुलर एरिया में मिनरल्स पाए जाते हैं। तो आयरन है, कॉपर है, गोल्ड है, डायमंड है, कोयला है, इनको निकालने के लिए हम माइनिंग करते हैं, ह्यूमन बीइंग माइनिंग करता है। लेकिन कई बार बहुत ज़्यादा ओवर माइनिंग हो जाती है, जिसकी हमें नीड नहीं होती। हम अपनी नीड के अकॉर्डिंग चीज़ें तो निकाल लेते हैं धरती में से, जो मिनरल्स हैं, लेकिन फिर ह्यूमन ग्रीड कभी पूरी नहीं होती, ह्यूमन नीड तो पूरी हो जाती है। हमारी सरकारें ओवर माइनिंग करती हैं, बहुत ज़्यादा मिनरल निकालती हैं और पैसे कमाने के लिए दूसरे देशों को मिनरल बेचती हैं, जिसके कारण उस एरिया की बायोडाइवर्सिटी पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। वहाँ पर जंगल काट दिए जाते हैं, जिसके कारण वहाँ की डाइवर्सिटी पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो ओवर माइनिंग हैज़ रिजल्टेड टू लार्ज स्केल डिफॉरेस्टेशन, अल्टीमेटली कॉजिंग लॉस टू बायोडाइवर्सिटी। तो बहुत ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन के कारण जहाँ पर जो फॉरेस्ट काटे जाते हैं, जंगल काटे जाते हैं, जंगलों में रहने वाला जो वाइल्ड लाइफ है, जो जीवन है जंगलों में पाया जाने वाला, वो उस पर भी इम्पैक्ट पड़ता ही है उसके कारण। तो ये नेगेटिव फैक्टर्स है, ये वो नेगेटिव फैक्टर हैं जिनके कारण जो हमारी स्पीसीज़ हैं, प्लांट्स की, फ्लोरा की और फ्यूना की, वो ख़त्म होती जा रही हैं। अब इसके लिए ह्यूमन ने क्या किया है? वैसे तो नीड क्या है? फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। कि इतना ज़्यादा हमने एक्सप्लॉइट किया है अपनी नेचर को, फ्लोरा को, फ्यूना को, फॉरेस्ट रिसोर्स को और वाइल्ड लाइफ रिसोर्स को, कि हमें अब इन्हें कंजर्व करने की नीड पड़ने लगी है, क्योंकि हो सकता है कि फ्यूचर जनरेशन के लिए ये रिसोर्स ना बचें। तो इसलिए इनको कंजर्व करने के लिए कुछ कोशिशें की गई हैं। वो क्या हैं? पहले देखते हैं कि बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन क्या है, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ रिसोर्स कंजर्वेशन क्या है। कंजर्वेशन प्रिजर्व्स द इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड आवर लाइफ सपोर्ट सिस्टम, वाटर, एयर एंड सॉइल्स। देखो, ये जो हमारी नेचर है, नेचर ने इतना जो सिस्टम दिया है हमें, वो क्यों दिया है? वो इसलिए दिया है ताकि हम ह्यूमन बीइंग जिंदा रह सकें धरती पे। तो जब हम हमारी नेचर के साथ खिलवाड़ करते हैं और नेचर पे नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं, ओवर एक्सप्लॉइट करते हैं, तो हमारी लाइफ भी कहीं ना कहीं ख़तरे में पड़ जाती है, क्योंकि हम इस सिस्टम पे डिपेंड हैं, क्योंकि हम इस बायोडाइवर्सिटी का, हम ह्यूमन बीइंग भी पार्ट हैं।
तो कंजर्वेशन ज़रूरी है ताकि हम अपनी लाइफ सपोर्ट सिस्टम को भी बचा सकें, जिसमें वाटर, एयर और सॉइल से जुड़ी चीज़ें आ जाती हैं। इसके लिए एक एक्ट पास किया गया था 1971 में भारत सरकार के द्वारा, द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। जंगल में जो जीवन पाया जाता है और जो जंगल पाए जाते हैं उनको बचाने के लिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए 1972 में भारत सरकार ने कानून बनाया था। अब इस कानून में क्या था, इसमें सबसे पहले बैन ऑन हंटिंग पे बैन लगाया गया था। जो शिकार किया जाता था, पुराने समय में राजा महाराजा जंगलों में शिकार करते थे, लेकिन राजा महाराजा होते कितने थे, थोड़ी सी संख्या होती थी उनकी। लेकिन बाद में ह्यूमन बीइंग ने पैसे कमाने के लिए, अपनी इकोनॉमिक ग्रीड को पूरा करने के लिए हंटिंग स्टार्ट कर दी, जिसके कारण बहुत से जीव जंतु खत्म हो गए, जिसमें शेर और चीते सबसे ज़्यादा थे। तो उस हंटिंग को बैन किया गया इस एक्ट के अनुसार, और अगर कोई हंटिंग करता पाया जाता तो उससे जेल होती है। रेस्ट्रिक्शन ऑन वाइल्ड लाइफ ट्रेडिंग, जंगली जीवों को पकड़ के बेचने पर रोक है। कुछ जो स्मगलर्स होते हैं वो जंगल में पाए जाने वाले जीवों की स्मगलिंग करते हैं, चीते की खाल बेचते हैं, हाथी के दांत बेचते हैं। लेकिन हंटिंग और पोचिंग के उस बैन के साथ साथ जो वाइल्ड लाइफ है, जो जंगल में जीव पाए जाते हैं, उनको बेचने पे रोक है। फॉर्मेशन ऑफ नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अब जो एंडेंजर्ड स्पीसीज़ हैं, जो ख़त्म होने की कगार पे हैं, तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई गई हैं। कुछ जंगलों को इसमें प्रोटेक्टेड एरिया डिक्लेयर किया जाता है और वहाँ पर आउटसाइडर्स के जाने पे पूरी तरह से रोक होती है। नेशनल प्रोजेक्ट फॉर प्रोटेक्शन ऑफ स्पेशल एनिमल्स, तो कुछ नेशनल प्रोजेक्ट चलाए गए हैं जो कुछ स्पेशल एनिमल्स जो बहुत ही ज़्यादा एंडेंजर्ड हैं, एक्सटिंक्ट होने की कगार पे हैं, जिन जीवों की बहुत संख्या कम रह गई है, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोजेक्ट चलाए जाते हैं, जैसे प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट रेनो इसके एग्जाम्पल हैं। लीगल प्रोटेक्शन टू वाइल्ड लाइफ हैबिटेट, अब जो वाइल्ड लाइफ हैबिटेट का मतलब है कि किसी पर्टिकुलर जीव के रहने की जगह, जैसे सुंदरबन जो एरिया है, सुंदरबन एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तो वो जो बंगाल टाइगर है उसके रहने का नेचुरल हैबिटेट है। नेचुरल हैबिटेट का मतलब होता है किसी जीव के रहने की कोई पर्टिकुलर जगह। तो उस एरिया को लीगल प्रोटेक्शन दी गई है कि कुछ कानून बनाए गए हैं और उनके उल्लंघन पर सज़ा का प्रावधान है। तो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के बारे में और है कि 1980s में बटरफ्लाई और ड्रैगन फ्लाई को भी प्रोटेक्शन लिस्ट में शामिल किया गया था। बटरफ्लाई तितली होती है और ड्रैगन फ्लाई वो एक तितली जैसा ही जीव होता है जो थोड़ा थोड़ा हेलीकॉप्टर जैसा दिखता है। हमारे खेतों में बहुत देखने को मिलते हैं, आपके एरिया में ये। इन 1991 सम प्लांट स्पीसीज वर ऑल्सो गिवन प्रोटेक्शन, तो कुछ प्लांट स्पीसीज को भी इस प्रोटेक्शन लिस्ट में डाला गया। अब यहाँ पर एक फैक्ट मैं जाते जाते आपको बताऊँगा। 70% टाइगर्स ऑफ द वर्ल्ड आर प्रेजेंट इन इंडिया। तो देखो कमाल की बात है कि पूरे वर्ल्ड में जितने टाइगर पाए जाते हैं, पहले हम देखते हैं कितने पाए जाते हैं। तो देयर आर ओनली अराउंड 3800 टाइगर्स, 3800 टाइगर्स लेफ्ट इन द वर्ल्ड। तो ओनली 3800 टाइगर ही पूरी दुनिया में एस्टिमेटेड बचे हैं, इससे कुछ कम ज़्यादा हो सकते हैं, और जिसमें से 70% ओनली इंडिया में पाए जाते हैं शेर। देखो इंडिया में शेर पाए जाते हैं, तो 70% अकेले भारत में हैं, और वर्ल्ड के कई देश ऐसे हैं जहाँ पर टाइगर्स पाए ही नहीं जाते। ठीक है, तो भारत इनको प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर, भारत ने एक प्रोजेक्ट चलाया है, और इनको प्रोटेक्ट करने के लिए हमारी सरकारें पूरी कोशिश करती हैं। और अगर हम एज ए सिटीजन उस कोशिश में अपना हिस्सा डालें तो हम और भी ज़्यादा इस नेचुरल हैबिटेट को बचा सकते हैं, हमारी बायोडाइवर्सिटी को बचा सकते हैं, क्योंकि अगर हम नेचर को बचाएंगे तो नेचर हमें बचाएगी। तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई पॉइंट इसमें ना समझ में आया हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं किसी भी तरीके से, व्हाट्सएप पे जाके, या अगर आप लीड ऐप में जो आस्क डाउट सेक्शन है वहाँ जाके पूछें तो मच बेटर होगा। अगर आपको वो कैसे चलाना है नहीं समझ में आता तो आप मुझे पूछ सकते हैं इसके बारे में भी। और जो ये टॉपिक डिस्कस किया गया है ये आपने अपनी NCERT बुक से पढ़ना है, फिर सप्लीमेंट्री बुक से समझने की कोशिश करनी है इसे, जो लीड के द्वारा दी गई है आपको, लीड की बुक है जो, और उसके बाद आपने इन टॉपिक्स को अपनी फेयर नोटबुक में इनके नोट्स बनाने, इनको लिखना है। तो ठीक है बेटा, थैंक यू।